Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. आज के जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वस्कुलर पैथोलॉजी। हम क्या कर रहे हैं, पैथोमा सीरीज। अब जो हम ये है चैप्टर नंबर 7। अब इसमें मेनली कौन कौन से टॉपिक हैं? एक वस्कुलाइटिस है, दूसरा हाइपरटेंशन है, ठीक है, तीसरा वस्कुलर ट्यूमर है और एओर्टिक डाइसेक्शन एंड एन्यूरिज्म है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वस्कुलाइटिस, ठीक है। आपने पैथोमा से पढ़ते जाना है। अब वेस्कुलाइटिस मेनली होता क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स इज कॉल्ड एज द वेस्कुलाइटिस। अब ये एक वेसल्स है, तो वेसल्स की मेनली कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली वाली जो लेयर होती है वो होती है इंटीमा, इंटीमल लेयर। उसके बाद क्या होती है? स्मूथ मसल्स होते हैं, मस्कुलर लेयर। उसके बाद क्या होती है? एडवेंटिशिया, 3 लेयर्स। अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए वेसल्स की तो क्या हो सकता है? आगे ब्लॉकेज हो जाती है, तो डिफरेंट किस्म के यहाँ पे नर्विंग हो सकती है, तो आगे कोई भी ऑर्गन है उसको डैमेज कर सकती है। तो इसलिए जो वस्कुलाइटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए वेसल्स की तो आगे डिफरेंट किस्म की साइन एंड सिम्टम्स अपेयर होती है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज द लार्ज वेसल्स वस्कुलाइटिस, जो कि लार्ज वेसल्स होंगी। उसके बाद है मीडियम वेसल्स और स्मॉल वेसल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लार्ज वेसल्स वस्कुलाइटिस। अब लार्ज वेसल्स जो वस्कुलाइटिस है इसकी 2 टाइप्स हैं। इसकी हम क्या करते हैं? 2 टाइप्स। एक है टेम्पोरल और दूसरी है टाकायासु आर्थराइटिस। टाकायासु आर्टराइटिस। अब जो टेम्पोरल और जॉइंट सेल आर्थराइटिस है ये मेनली कहाँ पे है? कैरोटिड आर्टरी। अब कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच अगर देखें, फर्स्ट करें ये कैरोटिड है तो ये हेड वाले एरिया को सप्लाई कर रही होती है, आई वाले एरिया को सप्लाई कर रही होती है, जा वाले एरिया को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अब इसका नाम क्यों पड़ गया टेम्पोरल? क्योंकि जो कैरोटिड आर्टरी में ये टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट कर देती है और जिसकी वजह से पेशेंट हेडेक के साथ प्रेजेंट करता है, तो इसका नाम रख दिया टेम्पोरल। अब इसका जाइंट सेल क्यों रखा? इसकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे, तो इसका नाम पड़ गया टेम्पोरल जाइंट सेल आर्थराइटिस, ठीक है। अब इसमें क्या होती है? 3 सिम्टम्स हैं। एक तो हेडेक काज करेगी, आई में विजुअल डिस्टर्बेंस या नाइट ब्लाइंडनेस। नंबर 3 जॉ क्लॉडिकेशन। अब इसका जाइंट सेल्स क्यों पड़ा? क्योंकि मॉर्फोलॉजी में जो जाइंट सेल्स हैं, ये देखें ये है जाइंट सेल्स। अब जाइंट सेल्स क्या होते हैं? लार्ज सेल्स विद मल्टीपल न्यूक्लियाई, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया टेम्पोरल और जॉइंट सेल आर्थराइटिस। अब इसकी बायोप्सी हम लेते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हम क्या बना देते हैं? आर्टरी है, ठीक है, कोई आर्टरी है। तो ये पैचेस की तरह इन्फ्लेमेशन होती है, इनकी पैचेस, यानी कि थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन इधर होगी, थोड़ी सी हमने इन्फ्लेमेशन इधर होगी, तो थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन, ये एरिया क्या है? कवर नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है। तो अगर हम फर्ज करें कोई बायोप्सी ले रहे हैं तो इस एरिया से करेंगे तो हमें नहीं रूल आउट कर सकेंगे डिजीज को। दैट्स वाई हम क्या करते हैं? एक लार्ज एरिया लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई लार्ज एरिया लेते हैं। इस वजह से जो टेम्पोरल और जॉइंट सेल आर्थराइटिस है उसमें जो बायोप्सी होगी वो हम क्या करेंगे? लार्ज एरिया की लेंगे, ओके। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा ये जो वस्कुलाइटिस है अक्सर इसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं। उसके बाद टाकायासु आर्थराइटिस। अब टाकायासु आर्थराइटिस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर टाकायासु आर्थराइटिस का देखा जाए, ये है अयोर्टा, ठीक है। अयोर्टा से ब्रांचेस निकल रही होती हैं, कोई सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। अगर इस ब्रांच पॉइंट पे इन्फ्लेमेशन हो जाए उसकी अयोर्टा की ब्रांचेस वाली साइड पे, तो ये जो पेरिफेरल एरिया में जो लेग का सॉरी जो लिम्ब का एरिया है, यानी कि अपर एक्सट्रीमिटी है जिसमें आर्म है, फोर आर्म है, हैंड है, वहां पे सप्लाई नहीं जाएगी। जब वहां पे सप्लाई नहीं जाएगी तो हमें जो वहां पे यानी ब्लड फ्लो नहीं होगा। जब वहां पे ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हम ऐसे करेंगे तो हमें पल्स नहीं महसूस होगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अयोर्टा वाली जगह पे मसला है जिसकी वजह से जो हमारी अपर एक्सट्रीमिटी है वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। अब इसको दैट्स व्हाई दिस डिजीज कॉल्ड एज द टाकायासु आर्थराइटिस और पल्सलेस डिजीज, ठीक है। क्या है ये? पल्सलेस डिजीज। ये देखें ये पल्स ऊपर आ रही है, पल्सलेस डिजीज। अब यहाँ पे
मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने दो डिस्कशंस कर ली। ये तो होगी हमारी लार्ज वेसल्स वस्कुलाइटस। अब आ जाते हैं हम अपनी मीडियम वेसल्स वस्कुलाइटस। अब जो मीडियम वेसल्स वस्कुलाइटस में इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। मीडियम वेसल्स में एक है पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा, दूसरी जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो है कावासाकी डिजीज, और तीसरी है बर्गर डिजीज। ठीक है, हर किसी के एक स्पेसिफिकेशन है। अब जो मीडियम वेसल्स में वस्कुलाइटस में पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा, अब इसका नाम पड़ गया पॉलीआर्थराइटिस, बहुत सारे आर्टरीज इन्वॉल्व हैं, और नोडोजा का मतलब नोड्यूल लाइक, दैट्स व्हाई। अब इसमें मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व में पॉलीआर्थराइटिस बहुत सारे, सिर्फ ये एमसीक्यू आता है कि जो पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा में अक्सर चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जो एक लंग्स का एरिया है वो स्पेयर्ड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है ये अक्सर आता है। उसमें क्या है, इसमें क्या है, नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस। जैसा कि ऊपर वाली दोनों डिजीजेस में ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन थी, ग्रेनुलोमा बना था, जॉइंट सेल्स बने थे जिसकी वजह से ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन थी, जबकि पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा में नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस है। ठीक है, अब ये उसने उधर बताया था कि ये ग्रेटर देन 50 है और ये लेस देन 50 है, जबकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा में देखें ये यंग एडल्ट्स में होती है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, अगर वो रीनल आर्टरी में इन्वॉल्व होगी तो हाइपरटेंशन काज कर सकती है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन विद मेलिना, और मेनली एसोसिएटेड विद द हेपेटाइटिस बी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इज द हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम, इसकी जो लीजन्स हैं उनकी स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी, इसमें स्ट्रिंग ऑफ पेर्ल्स कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पेर्ल्स यहाँ पे ऊपर दिखाया हुआ है कि सबसे पहले क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिब्रिनाइड नेक्रोसिस होगी, ट्रांसम्यूरल। पूरी जो वेसल्स है, पूरी जो वेसल्स की फिब्रिनाइड नेक्रोसिस होगी। जब फिब्रिनाइड नेक्रोसिस होगी, जब वो हील होगी तो फाइब्रोसिस बन जाएगी। तो इस तरह से नजर आएंगी ये, जिस तरह तस्वीर के दाने होते हैं, ये डायलेशन है। और इसमें ये यहाँ पे फाइब्रोसिस एरिया है, यहाँ पे फाइब्रोसिस है, और यहाँ पे क्या है, डायलेशन है, यहाँ पे फाइब्रोसिस। ठीक है, पहले ट्रांसम्यूरल यानी कि फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस हुई तो उसके बाद फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, ये क्या है, डायलेशन है। तो जहाँ पे फाइब्रोसिस नहीं होगी तो वहां पे ऑटोमेटिकली डायलेट हो जाएगा, डायलेशन। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जो एमसीक्यूज आता है वो पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये किस में होती है, जो पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा होती है वो यंग एडल्ट्स में होती है। ठीक, अब आ जाती है कावासाकी डिजीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कावासाकी डिजीज। अब कावासाकी डिजीज क्या है, ये लेस देन 4 ईयर, ठीक है, बच्चों में होती है। अब इसके जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो क्या है, फीवर है, कंजक्टाइवा है, अरिथमेटिस रश ऑफ द पाम एंड द सोल इन्वॉल्व्स, यानी कि लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है। इसकी जो इन्वॉल्वमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है कोरोनरी आर्टरी, दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक, इसका एक जो ट्रीटमेंट प्लान है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, एस्पिरिन है, जिसकी वजह से जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है वो कम हो जाता है, और ये डिजीज क्या है, सेल्फ लिमिटेड है। अब किसी को वायरल इलनेस होगी तो हमेशा उसमें क्या करते हैं, एस्पिरिन नहीं देते, क्योंकि एस्पिरिन क्या करती है, शेडिंग करा देती है वायरस की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि भाई कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो तो आप उसमें एस्पिरिन नहीं दोगे, क्योंकि ये वायरस की शेडिंग करा देती है। ठीक है, दैट्स वाई ये वायरस की शेडिंग करा देगी। अब आ जाती है ब्यूरगर डिजीज। ब्यूरगर डिजीज क्या होगी, जो डिजिट्स वाले एरिया है, ये जो इन्वॉल्व आवर डिजिट्स, नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस दैट इन्वॉल्व द डिजिट्स, ये वाले एरिया। ठीक है, ये हमारे एरिया। अब मेनली क्या होती है, इसमें अल्सरेशन, गैंग्रीन और इम्पोर्टेशन भी करना पड़ जाती है, हाथ काटना भी सकता है, करना पड़ सकता है अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई, गैंग्रीन। स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन, रेनाल्ड फिनोमेना आपने पढ़ा होगा। रेनाल्ड फिनोमेना ये होती है, यहाँ पे एक वेसल है, ठीक है, तो यहाँ पे स्मोकिंग की वजह से ये बंद हो जाती है वेसल। जब बंद हो जाती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, नेक्रोटाइजेशन होना तो स्टार्ट हो जाएगी, नेक्रोसिस होगी, गैंग्रीन बनेगा, तो एम्पुटेशन भी करनी पड़ जाती है। तो हाईली एसोसिएटेड विद द स्मोकिंग, ब्यूरगर डिजीज इज हाईली एसोसिएटेड विद द स्मोकिंग। अब हमने मीडियम जो वेसल्स वस्कुलाइटिस है उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी हैं।
नंबर 1 इज द मीडियम वेसल जो वेस्कुलाइटिस है, इसमें कौन कौन सी है? पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा जिसमें लंग्स स्पेयर्ड है, और ये क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाते हैं। जबकि कावासाकी लेस देन 4 years ऑफ द एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं यानी कि दोगे, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी यानी कि कोरोनरी आर्टरी जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, हार्ट में आप एस्पिरिन देते हो, ठीक है, ताकि जो वेजो डायलेट हो जाए, तो कोरोनरी आर्टरी की जो सिम्टम्स होंगी वो रिलीफ हो जाएंगी। उसके बाद बुर्गर डिजीज है। बुर्गर डिजीज इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्विंग द डिजिट्स एरिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये हाईली एसोसिएशन विद द स्मोकिंग। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्मॉल वेसल्स वेस्कुलाइटिस। अब जो स्मॉल वेसल्स वेस्कुलाइटिस है, इसकी 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज द वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस, उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम और हेनॉश शॉनलिन परपरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है, फाइनल ईयर में भी आता है और फोर्थ ईयर में भी आता है। अब हम आते हैं वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये जो सारी की सारी हैं, ये नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटस है, ठीक है, तीनों। ये नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटस, ये भी नेक्रोटाइजिंग और ये भी नेक्रोटाइजिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है? ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्व द नेजोफेरिंक्स, ओके, लंग्स, किडनी, ठीक। अब ये क्या करेगी? इन्वॉल्व नेजोफेरिंक्स, लंग्स एंड किडनी। जबकि जो माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस है, ये भी उसी तरह करेगी, लेकिन जो नेजोफेरिंक्स का एरिया है उससे इन्वॉल्व नहीं करेगी। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? ये दोनों डिजीजेस एक ही तरह की इन्वॉल्वमेंट करती है, जबकि ये नेजोफेरिंक्स को स्पेयर्ड करेगी, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करते हैं वो हम सी एंका लेवल्स, इसमें सी एंका होते हैं यानी कि एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडी, और इसमें क्या होते हैं? पी एंका होते हैं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज होती हैं और ये पी एंका लेवल्स, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस। अब इसमें क्या है? अगर ये नेजोफेरिंक्स अगर लंग्स में और किडनी में इन्वॉल्व है, तो नेजोफेरिंक्स में क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी कि अगर उसका नेजोफेरिंक्स में है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनोसाइटिस हो सकता है, अल्सरेशन। अगर लंग्स में है तो लंग्स की बाइलेटरल नोडुलर इन्फिल्ट्रेट्स होंगे। अगर ये किडनी में है तो हिमेच्यूरिया काज कर सकती है। तीनों इंपॉर्टेंट। नेजोफेरिंक्स में है तो क्या इन्वॉल्व करेगी? ये अल्सरेशन और साइनोसाइटिस। जबकि लंग्स में है बाइलेटरल लिम्फ नोड, और किडनी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करेगी? हिमेच्यूरिया। हिमेच्यूरिया कहता है कि जो ब्लड आता है वो यूरिन से आना स्टार्ट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड हिमेच्यूरिया। अब इसकी बायोप्सी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रीटमेंट इज द साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड द स्टेरॉइड। अक्सर के जो ट्रीटमेंट है स्टेरॉइड है, लेकिन इसका जो कावासाकी का है वो एस्पिरिन है, क्योंकि हमने कोरोनरी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट देखी हुई है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हो गया माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस में भी वही चीजें होंगी, लेकिन नेजोफेरिंक्स इन्वॉल्व नहीं हुई, एमसीक्यूज है। और इसमें क्या होती है? पी अंका को रिलेट विद डिजीज एक्टिविटी, ठीक है। अब आ जाता है छरग स्ट्रॉस सिंड्रोम। अब छरग स्ट्रॉस सिंड्रोम में क्या होगी? इन्फ्लेमेशन तो होगी, लेकिन यहाँ पे इओसिनोफिल रेज होंगे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द छरग स्ट्रॉस सिंड्रोम। अब इसमें क्या होगा? इओसिनोफिल किस में रेज हो रहे होते हैं? सबसे पहले एलर्जी में रेज होते हैं, हमें पता है। एस्थमा में रेज होते हैं, ओके, ठीक है। तो इओसिनोफिलिया में एस्थमा, एलर्जी भी हो सकती है, इसमें पेरिफेरल इओसिनोफिलिया आर प्रेजेंट। इसमें क्या होगा? पी एनका लेवल्स को रिलेट विद डिजीज एक्टिविटी। अब हमने 3 डिजीजेस कर ली स्मॉल वेसल्स वेस्कुलाइटिस। नंबर 1 इज द वैगनर ग्रेनुलोमेटस, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, श्रग स्ट्रॉस सिंड्रोम। इसमें नेजोफेरिंक्स, लंग्स, किडनी, इसमें नेजोफेरिंक्स पेयर्ड, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इओसिनोफिलिया रेस्ट। 3 चीजें, ठीक है। और इसमें एस्थमा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इओसिनोफिल एस्थमा में रेज होते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हेनॉश शॉनलिन परपरा। अब हिनॉश शॉनलिन परपरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है? हिनॉश शॉनलिन परपरा। अब ये क्या है? आईजीए जो कम्प्लेक्स डिपोजिशन है, ये किस में होती है? इन चिल्ड्रन। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें किडनी की इन्वॉल्वमेंट भी हो रही होती है, ठीक। तो जो अगर आ जाए आईजीए नेफ्रोपैथी होती है, क्या होती है? आईजीए नेफ्रोपैथी,
पैथी। ये अब ये किसकी जो किस में हिनोश शॉनलिन परपरा की एक किस में जिसमें आईजीए नेफ्रोपैथी हो रही होती है। इसको क्या हमने नाम क्यों दे दिया? इसका नाम है हिनोश शॉनलिन परपरा। ठीक है, अब नाम से है, परपरा का क्या मतलब है कि रैशेज अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगी, रैश अपीयर। हिनोश शॉनलिन यानी कि बटक्स वाले एरिया पे है जो, क्योंकि स्मॉल वेसल्स हैं तो जो क्यूटेनस वेसल्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बटक वाले एरिया पे इन्फ्लेमेशन होती है। एक सिनेरियो आता है कि एक बच्चा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये किस में होता है, बच्चों में होता है कि एक बच्चा है, ठीक है, उसकी जो बटक्स और लेग्स पे क्या है, परपरा है, ठीक है, और उसे क्या है, आईजीए नेफ्रोपैथी है। ओके, आईजीए नेफ्रोपैथी। और इसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होती है, आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन है, तो हम क्या कहेंगे, इसका नाम है हिनोश शॉनलिन परपरा। That's why we have discussed the small vessels vasculitis. We have all discussed about the vasculitis. Now we are discussing about the hypertension. ठीक है, क्योंकि ये मैंने तकरीबन 1 आवर की भी हो सकती है और उससे ज़्यादा की भी हो सकती है, ताकि आपको सारी चीज़ें इसकी समझ आ जाएं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपको समझ आते जाए। ठीक है, अब जो हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन होती क्या है? हाइपरटेंशन ये है कि इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जो सबसे पहले नॉर्मल जो होता है 120/80, 120 का आपका सिस्टोलिक प्रेशर है और डायस्टोलिक क्या है 80 है। अगर 140/90 हो जाए तो इसका मतलब है ये पेशेंट क्या है, हाइपरटेंशन में है। लेकिन आप किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन उस वक्त तक नहीं कहोगे जब आपको उसका कहोगे कि आप हर 3 दिन तक आए, हर 3 दिन तक आए। अगर 3 दिन तक उनका हर वक्त जो प्रेशर है वो 140/90 है, तब हम उसे लेबल करेंगे ये पेशेंट हाइपरटेंसिव है। इसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज द प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक, प्राइमरी हाइपरटेंशन, और दूसरी होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी काज अननोन है, अननोन काज, कोई भी काज हो सकती है, ठीक है, और ये 95% ऑफ द केसेस में। तो अब से कोई भी पूछे कि जो हाइपरटेंशन की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, 2 हैं। अब इसमें आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन को इन्होंने थोड़ा सा एलेबोरेट किया है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती क्या है? अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 5% लोगों में होती है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसमें क्या होती है, 2 चीजें, एक रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक, दूसरा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो क्या रहा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये क्या है, किडनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सप्लाई कर रही है वो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी। अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाएगी, ठीक है, ये बंद हो जाएगी, स्टेनोज हो जाएगी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो जेजी सेल्स हैं, जेजी सेल, वो रेनन रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, रेनन रिलीज करेंगे। और जो रेनन है वो क्या करेगा, अब ये हमारा जो लीवर है, लीवर क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन प्रोड्यूस करता है, एंजियोटेंसिनोजेन। अब जो रीनन है वो इसे क्या कर देगा, एंजियोटेंसिनोजेन को कर देगा, इसका हम बना देते हैं एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। रीनन क्या है, कटर है, ऐसे कट कर देगा, और एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। अब उसके बाद होता क्या है, ये क्या जाता है, यहाँ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लंग्स के पास, लंग्स वाले एरिया के पास। तो वहां पे जो होता है एंजियोटेंसिन 1 जो होता है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 2। अब ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ओवरऑल मैकेनिज्म में जो एंजियोटेंसिन 2 है वो इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या है। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। अब जिसने क्या करनी है, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, क्या कर लेना है उसने, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देना है। अब जो वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पेरिफेरल एरिया में
इसकी जब इसके जो रिसेप्टर है, ठीक, इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन कर दी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, ये क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन को इंक्रीज करा देता है। ये हर वो चीज करेगा जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। एल्डोस्टेरॉन को ये क्यों रिलीज करेगा, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन ने क्या कर रहा होता है, सोडियम, ठीक है, और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। तो जब भी वेसल्स में सोडियम का लेवल ज्यादा आएगा, तो सोडियम क्या नमक है, तो प्रेशर ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका क्या काम है, जो एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरॉन दैट वी हैव डिस्कस्ड, जो टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन में, जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन कर ली। इसके जो काजेज हैं, रीनल डिजीज यानी कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हमने कर ली। उसके बाद जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर में कोई भी, जैसे कि थायराइड ज़्यादा है, तो यानी कि T3 T4 का लेवल ज़्यादा है, तो उसमें भी क्या होता है, हाइपरटेंशन होती है। इस तरह CVS की काजेज हैं। अब हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, बिनाइन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब बिनाइन और मैलिग्नेंट क्या है, बिनाइन क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर, मोस्ट ऑफन कॉजेज आर द बिनाइन, ठीक है। बिनाइन क्या है, साइलेंट वेसल्स एंड ऑर्गन्स आर डैमेज स्लोली ओवर द टाइम। जबकि मैलिग्नेंट क्या है, सवियर एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर, यानी कि ऐसे यकदम प्रेशर इंक्रीज होगा, सवियर बहुत शदीद, यानी कि क्या होगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 120 से ज्यादा हो जाएगा। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक होती है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, एक होती है अर्जेंसी, दूसरी होती है इमरजेंसी। अब जो अर्जेंसी है, उसमें क्या है, नो ऑर्गन डैमेज, यानी कि ब्लड प्रेशर होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर मिसाल के तौर पे 200/120 है, ठीक है। अब जो अर्जेंसी है, उसमें ऑर्गन डैमेज नहीं है। अगर इमरजेंसी केस क्या है, ब्लड प्रेशर 200/120 है, लेकिन उसके ऑर्गन डैमेज होने लगे हैं, यानी कि उसका हार्ट डैमेज होने लग गया है, उसका यानी कि उसको स्ट्रोक होने लग गया है, उसका ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो गया इतने प्रेशर की वजह से, ये तो फिर इमरजेंसी काज है। तो ये इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं कि आपसे, अर्जेंसी और। अब जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब ये क्या है, आर्टरीज की क्या होगी, हार्डनिंग होगी। इसकी क्या है, तीन टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर 1 इज द एथीरियोस्क्लेरोसिस, एथीरोमा बन गया है, एथीरियोस्क्लेरोसिस। और दूसरा है आर्टीरियोल, आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। अब इसको बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर जाते कि भाई ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है और आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस क्या है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं मॉकबर्न मीडियल कैल्सिफिकेशन, मॉकबर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉकबर्न मीडियल कैल्सिफिरोसिस। अब जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, एक आर्टरी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी अगर हार्डनिंग हो जाए किसी भी वजह से, दिस इज कॉल्ड एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरी है। आर्टरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, आगे आर्टीरियोल में, अपनी छोटी जो आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एज अ आर्टीरियोल। अब यहाँ पे अगर स्क्लेरोसिस होगी, तो ये सबसे बड़ी आर्टरी टोटल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये टोटल यहाँ पे है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसकी तीन टाइप्स है। नंबर 1, अगर यहाँ पे कोई प्लैग बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एथीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब ये अपनी ब्रांच में कन्वर्ट होगी, अगर इसकी आर्टीरियोल, आर्टरी की जो ब्रांच है आर्टीरियोल इन्वॉल्व हो जाए, दैट्स कॉल्ड एज द आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। उसके बाद क्या है, मॉकबर्न मीडियल कैल्सिफिक कैल्सिरोसिस। इसमें क्या होती है, जो मीडिया होता है, अब ये स्मूथ मसल है, ठीक है, स्मूथ मसल, ये इंटीमल लेयर है, ये उसकी क्या है, तीन लेयर्स होती है ना, ये फर्स्ट करें, ये इंटीमल लेयर है, और ये मीडियल लेयर है, उसके बाद एडवेंटिशिया है। अगर मीडियल लेयर में, यहाँ पे जो स्मूथ मसल है, वहां पे कैल्सिफिकेशन हो जाए, कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द मॉकबर्न मीडियल कैल्सिफिरोसिस, ठीक है। ये तो हमने कर ली डिस्कशन। ये टोटल क्या होगा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो इसकी टाइप, अगर एथरोमा बन गया, ये देखिए, ये एथरोमा बन गया है, एक ब्लैक बन गया है, अगर आर्टीरियोल को इफेक्ट किया है, किसने इफेक्ट किया है, आर्टीरियोल, तो दैट्स। इसके बाद है मॉकबर्न मीडियल कैल्सिफिरोसिस, ठीक है। ये तीन डिस्कशन है। अब हम सबसे पहले करेंगे एथीरियोस्क्लेरोसिस। भाई ये एथीरोमा बन गया है, ये इंटीमल लेयर है,
इंटीमल लेयर के अंदर ही क्या बनता है, एथीरोमा बनता है। ठीक है, अब देखेंगे जो एथीरोस्क्लेरोसिस वो कैसे बन रहा होता है। अब इसमें क्या होता है, ये दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब ये क्या है, यहाँ पे देखें, ये इंटीमल लेयर है, ये मीडियल लेयर है और ये एडवेंटिशिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रल लिपिड कोर होगा, यही क्या होगा, सेंट्रल लिपिड कोर होगा। और उसके ऊपर क्या है, फाइब्रोमस्कुलर कैप। सबसे पहले अंदर क्या होगा, सेंट्रल नेक्रोटिक कोर, लिपिड का कोर होगा। उसके बाद क्या होगी, एक फाइब्रोमस्कुलर कैप होगी। ये हम मैं आपको आगे जो डायग्राम होगी उसमें दिखाऊंगा। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या करता है, इन्वॉल्व लार्ज एंड मीडियम साइज आर्टरी। लार्ज आर्टरीज में कौन सी हो सकती है, एब्डोमिनल है, कोरोनरी है, पोप्लीटियल है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक ऐसी क्यों आता है कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं एथीरोस्क्लेरोसिस, यानी कि कोई जिसको लिपिड ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, वहां पे प्लाक बन गया, तो ये क्या है, मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल। मॉडिफाइएबल ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसी क्या होता है, मॉडिफाइएबल में आप क्या कहोगे, जो कि हम खुद कम कर सकते हैं, जिसमें क्या है, अगर हम क्या कर रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रोल लेवल उसको रिड्यूस कर दें, अपनी स्मोकिंग यानी कि स्मोकिंग छोड़ दें, उसके बाद डायबिटीज कंट्रोल कर लें, ये मॉडिफाइएबल। नॉन मॉडिफाइएबल, अब हमारी एज है 60, तो उसको तो नहीं तब्दील कर सकते। अब हमारे जो जेनेटिक में है कि भाई हमें यानी कि लिपिड बहुत ज्यादा है, तो उसको भी नहीं कंट्रोल कर सकते। ये है नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, इनकी फैमिलीज वगैरह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब होता क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। अब पैथोजेनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है। सबसे पहले क्या आता है पैथोजेनेसिस में, इसकी जो एंडोथीलियम है, यहाँ पे देखें, ये एंडोथीलियम ये डैमेज हुई नंबर 1 पे। अब जो एंडोथीलियम डैमेज होगी तो क्या होगा, लिपिड लीक आउट होके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आ गया दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब ये लिपिड आ गया, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। लिपिड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और मैक्रोफेजेस ने इसे खा लिया, इंगल्फ कर लिया। जब मैक्रोफेजेस ने इसे खा लिया तो इन्होंने क्या बना दिया, फोम सेल्स बना दिए। ठीक है, अब फोम सेल्स बना दिए इसने, और उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी और हीलिंग लीड टू द deposition of the extracellular matrix and proliferation of the smooth muscle। स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन होगी। अब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी स्टेट क्या है, मॉर्फोलॉजी स्टेट मैं आपको इस तरह से बता दूं कि सबसे पहले जो बच्चा होता है ना, उसमें क्या होते हैं, फैटी स्ट्रीक्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो छोटे छोटे हर वेसल्स में ना ये छोटी छोटी फैट इन्वॉल्व, जो बड़ा होता जाता है ये फैटी स्ट्रीक ज्यादा हो जाती है। जब बूढ़ा हो जाता है तो ये फैटी स्ट्रीक प्लाक बना देती है, जिसकी वजह से एथीरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों में ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें फैटी स्ट्रीक कहते हैं। ये क्या होती है, फैट येलो होती है। ठीक है, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी है। अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, अब हमने जो डिस्कस किया है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है वो तीन कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, सबसे पहले अगर स्टीनोसिस हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे एक आर्टरी है, एथिरोमा है, ठीक, ये आर्टरी यहाँ पे क्या होगी, अगर पूरा बन गया स्टीनोसिस, आगे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, ठीक है, अगर ये जीआईटी की तरफ नहीं जाएगा तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकती है। ठीक है, अगर ये आगे हार्ट वाले सेल्स की तरफ नहीं जा रहा तो अंजाइना या एमआई हो सकता है। ठीक है, अगर ये ब्रेन की तरफ नहीं जा रहा तो ये स्ट्रोक हो सकता है स्टीनोसिस की वजह से। ठीक है, स्टीनोसिस की तरफ से, ठीक है, स्टीनोसिस की वजह से पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, उसमें एंजाइना हो सकता है, हमने अभी डिस्कस किया है। इस्कीमिक बाउल डिजीज हो सकती है, अगर जो मिजेंटेरिक आर्टरीज हैं, जो कि हमारा जो बाउल्स है, जो हमारा जीआईटी ट्रैक्ट है, उसकी यानी कि उसमें आगे नहीं जाएगा। अब एक तो है कि स्टीनोसिस होगी, दूसरा है क्या है, प्लाग बन गया, यहाँ पे स्टीनोसिस है। ठीक है, अब ये स्टीनोसिस क्या बना देगा, प्लाग बना देगा। ठीक है, अब ये जो प्लैग है ये अगर रप्चर हो जाए, ठीक है, और रप्चर होके क्या हो जाएगा, अब ये रप्चर हुआ, ठीक है, ये रप्चर होके चला गया मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एमसीए। एमसीए क्या है, ब्रेन में। तो ये क्या काज करता है, ब्रेन में जाके इनके छोटी जो आर्टरीज हैं उनको क्या ब्लॉक कर देगा और स्ट्रोक काज कर सकता है। अगर ये हार्ट में चला गया तो एमआई कर सकता है। स्टीनोसिस में वो क्या कर रहा था, एंजाइना काज कर रहा था। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर वीकनिंग हो जाए तो एनेरिज्म हो सकता है। ये चार कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नंबर 1 स्टीनोसिस, उसके बाद रप्चर हो गया, या रप्चर हो के बाद एम्बोलाई बन गया, या उसके बाद वेसल्स वीक हो गई जिन्हें एन्यूरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस हम क्या करेंगे, ये क्या है, आर्टीरियोल है। तो आर्टीरियोल आप जानते हैं कि आर्टीरियोल छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, स्मॉल आर्टीरियोल होती हैं। इसकी दो टाइप्स हैं। अब मैं आपको ना इसको ना आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, एक है हायालीन, ठीक, क्या होगी, हायालीन होगी। दूसरा क्या है, हाइपरप्लास्टिक। ठीक है, हायालीन और हाइपरप्लास्टिक। अब यहाँ पे जो आर्टेरियोल है, ठीक है, यहाँ पे आर्टेरियोल को डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे कोई C3 प्रोटीन है, फर्ज कर लें कोई भी प्रोटीन है, ये लीक आउट हो जाएगी, तो लीक आउट होके ये एक्स्ट्रा यानी कि वेसल्स में चले जाएगी और इसे कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगी। इसको कहते हैं हायालाइन। हायालाइन में मोस्टली कंपाउंड क्या है, हायालाइन किसे कहते हैं कि भाई इसको क्या कंप्रेस कर दे। उसके बाद क्या है, ये स्टीनोसिस हो जाएगी इसकी। ठीक, और ये जो मीडियम साइज आर्टरीज हैं, जो स्मॉल सेल आर्टरीज हैं, उनको इन्वॉल्व करेगा, यानी कि आर्टरियोल को इन्वॉल्व करेगा। हाइलीन में मेनली क्या होती है, प्रोटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जबकि हाइपरप्लास्टिक में क्या हो रहा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने बना दिया। हाइपरप्लास्टिक में क्या होता है, स्मूथ मसल्स की हाइपरप्लेजिया हो सकता है। क्या हो सकता है, स्मूथ मसल्स का हाइपरप्लेजिया। जब स्मूथ मसल्स का हाइपरप्लेजिया, इसने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, इसको बंद करना स्टार्ट कर दिया। तो दो हमने डिस्कस कर ली, एक हायालीन और दूसरी हाइपरप्लास्टिक। ओके, अब जो हाइलीन है इसमें हमने प्रोटीन लीकेज पढ़ लिया। ओके, इनटू द वेसल वॉल मेनली C3 प्रोटीन होती है। ठीक है, C3 क्या है, ये मेनली जो WBC पैथोलॉजी हमने डिस्कस किया। ठीक है, और प्रोड्यूसिंग अ वस्कुलर थिकनिंग प्रोटीन आर मेनली पिंक और हाइलीन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग बिनाइन हाइपरटेंशन। ठीक है, अब लॉन्ग स्टैंडिंग बिनाइन हाइपरटेंशन ये क्या कर सकती है, क्रोनिक रीनल फेलियर काज कर सकती है। उसके बाद है हाइपरप्लास्टिक। हाइपरप्लास्टिक में इंपॉर्टेंट MCQ आता है कि ऑनियन स्किन अपीयरेंस, ये क्या है, हाइपरप्लास्टिक। अब यहाँ पे देखिए ये हाइपरप्लास्टिक, ठीक है, ये ल्यूमन है, और ये क्या है, जो स्मूथ मसल्स है वो हाइपरप्लेजिया हुआ है, जिस वजह से इसका नाम क्या रख लिया उन्होंने, हाइपरप्लास्टिक आर्टियोलोस्क्लेरोसिस या ऑनियन लाइक अपीयरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद क्या आ जाते हैं, मॉकबर्न मीडियल कैल्सिफिकेशन। इसमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे स्मूथ मसल या जो इसमें कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गई। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द मॉकबर्न मीडियल कैल्सिफिरोसिस। ठीक है, कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द आयोटिक डाइसेक्शन एंड एन्यूरिज्म। अब आपको पता होना चाहिए भाई, आयोटिक डाइसेक्शन क्या होती है और जो एन्यूरिज्म है वो क्या होता है। अब डाइसेक्शन क्या है, मैं आपको ना इसमें थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये क्या है, ये बना देते हैं, वेसल्स बना देते हैं। ठीक है, वेसल्स हैं, ये क्या है, स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, जो मीडिया स्केला मीडिया है। अब यहाँ पे इंटीमल टेयर स्टार्ट हो जाए तो ब्लड लीक आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डाइसेक्ट कर दिया उसने। ठीक है, डाइसेक्शन की वजह से दिस इज कॉल्ड एज, अगर इंटीमल लेयर इन्वॉल्व हो जाए दैट इज कॉल्ड एज द डाइसेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, इंटीमल लेयर with dissection of blood through the media of the aortic wall, it occurs in the proximal 10 cm of the aorta with the pre-existing weakness of the media. अब इसमें क्या है, प्री एग्जिस्टिंग वीकनेस क्या है। अब यहाँ पे अयोर्टा बना देता हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अयोर्टा। ठीक, अयोर्टा। अब अयोर्टा में ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, ये डायरेक्ट हार्ट से निकल रहा है, हार्ट से प्रेशर जनरेट होता है। अब हार्ट में जब प्रेशर जनरेट होता है तो ये जो मीडिया है, ठीक है, यहाँ पे भी आर्टरीज होंगी, वो होंगी छोटी आर्टरी, तो उसको क्या करेगा, प्रेस कर देगा। वेजा वेजोरम कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, वेजा वेजोरम, ये इंपॉर्टेंट है। तो वेजा वेजोरम जब सप्रेस होंगी तो मीडिया क्या हो जाएगा, इसकी एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से दैट लीड टू द आयोटिक डाइसेक्शन। ठीक, अब मोस्ट कॉमन काज क्या है, हाइपरटेंशन है उसी तरह से। ठीक है,
अब हाइपरटेंशन रिजल्ट इन द हाइलीन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ऑफ द वेजा वेजोरम। समझ आ गई इसकी कि उसने क्या किया कि जो यहाँ पे अयोर्टा है ये उसका फर्ज कर लें ये इंटीमल लेयर है और ये मीडियल लेयर है, ठीक है, मीडियल है, और उसके बाद एडवेंटिशिया आएगा। अब इसकी क्या होती है, जो मीडिया में छोटी छोटी आर्टरियोल्स होती हैं, ठीक है, जब हाइपरटेंशन की वजह से ये क्या होंगी, स्प्रेस हो जाएंगी और इनकी क्या हो जाएगी, जो मीडिया है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो क्या होगा, ब्लड लीक आउट होना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू द इंटीमल लेयर, दैट इज कॉल्ड एज द एओर्टिक डायसेक्शन। ठीक है, इसका कंसेप्ट यही है, ठीक है, डायसेक्ट कर दिया। अब मार्फान सिंड्रोम भी हो सकता है। अब इसका जो चेस्ट पेन है वो क्या करेगा, रेडिएट्स टुवर्ड द बैक पेन। मोस्ट कॉमन काज क्या कर सकता है, डेथ कर सकता है, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट काज कर सकता है, फीटल हेमरेज और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रांचेस आर्टरीज क्रोनी एंड ऑर्डिनरी रिटर्न स्टेजेस। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आता है एन्यूरिज्म। अब एन्यूरिज्म क्या है, बैलून लाइक डायलेशन ऑफ द थोरेसिक अयोर्टा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इसमें जो थोरेसिक एन्यूरिज्म और एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्यूरिज्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ वहां पे तो इंटीमल टेयर था, अब यहाँ पे आर्टरी है, ठीक। अगर यहाँ पे डायलेट हो जाए, ठीक ठीक, अगर यहाँ पे डायलेट हो जाए दैट इज कॉल्ड एज द एन्यूरिज्म बन गया, डायलेशन एन्यूरिज्म। अगर ये थोरेसिक एयोर्टा में बन गया, ठीक है, तो थोरेसिक एन्यूरिज्म। अगर ये एब्डोमिनल एयोर्टा यहाँ पे ना, फर्ज करें यहाँ पे रीनल है, मैं रीनल आर्टरी बना देता हूँ, ये रीनल है, उसके बाद आगे जाके ये बाइफर्केशन हो जाती है एयोर्टा की, ठीक। अब बाइफर्केशन जब एयोर्टा की हो जाएगी तो मेनली जो एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्यूरिज्म है वो रीनल आर्टरी और जहाँ पे बाइफर्केशन होगी वहां पे इन दोनों के दरमियान में होगा, ठीक है। ये एयोर्टा है और ये क्या है, रीनल आर्टरी है, ये क्या है, रीनल आर्टरी। और जहां पे बाइफर्केशन ये जो लेग्स की तरफ एरिया जा रहा है, ठीक है, जहां पे ये एयोर्टा बाइफर्केट कर रही है, तो रीनल आर्टरी और एयोर्टिक बाइफर्केशन के दरमियान क्या होगी, इसको कहेंगे एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्यूरिज्म। अगर थोरेसिक रीजन में इन्वॉल्वमेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज द थोरेसिक एन्यूरिज्म, ठीक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थोरेसिक एन्यूरिज्म क्या है, balloon like dilation of the thoracic aorta, ठीक है, seen in the tertiary syphilis, okay, due to weakness in the aortic valve, decreased flow and atrophy of the vasa vasorum result in the luminal narrowing। उसी तरह से अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्या है, ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ द aorta। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ द aorta, यहाँ पे दे देंगे ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ द aorta। डायलेशन होगी है थोरेसिक एन्यूरिज्म में, डायलेट होगी, ठीक है, ये देख बल्जिंग आपको नजर आ रही है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ओके, ये है थोरेसिक एन्यूरिज्म। उसके बाद जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है उसके एयोर्टिक वाल्व रूट है और इनसफिशिएंसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्यूरिज्म। एब्डोमिनल एयोर्टिक मैंने आपको बताया ये क्या है, रीनल आर्टरी और जहाँ पे बाइफर्केशन होती है यहाँ पे होती है इनके दोनों के दरमियान, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्यूरिज्म। और इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रही होती है। और ये क्या है, पल्सटाइल एब्डोमिनल मास। जब हम एब्डोमेन में ऐसे पुश करेंगे ना, हाथ लगाएंगे तो ऐसे हमारा हाथ पल्सटाइल होगा, पल्सटाइल एब्डोमिनल मास, तो हम ये देख सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि भाई जो भी बना है, अब देखें एयोर्टा जो आर्टरी है, आर्टरियोल है, यहाँ पे बन गया तो ये रप्चर हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो दो हैं, ये हम इनकी वो टाइप्स करते हैं, एक सेक्युलर है और एक है फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। अगर यहाँ पे ये आर्टरी है, ठीक है, अब एक जगह पे वो कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया, इसको कहेंगे एयोर्टिक, यानी कि ये सेक्यूल बन गया। अगर दूसरी टाइप पे भी इसी तरह का सेक्यूल है दैट इज कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म, दोनों फ्यूजिफॉर्म, दोनों साइड से डायलेट, ओके।
एक इसका आता है ट्रू एन्यूरिज्म, दूसरा आता है फॉल्स एन्यूरिज्म। ओके, इसकी जो इंपॉर्टेंट है, अब आ जाता है एयोर्टिक डायसेक्शन। एयोर्टिक डायसेक्शन की मैंने ना मीडियम रॉबिन में एक डायग्राम है। एयोर्टिक डायसेक्शन तो हमने पढ़ा है कि अभी जो एयोर्टा में क्या होती है, जो हमारी, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे मीडियम रॉबिन्स की डायग्राम है, ठीक। दो क्लासिफिकेशन है, ये ऐसी क्यों आ सकता है, दो क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसेक्शन में डी बेके की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। डी बेके की क्लासिफिकेशन में अब यहाँ पे डी बेके की क्लासिफिकेशन में 1 2 3, अगर फुल अयोटा से लेकर इधर तक इन्वॉल्वमेंट है, ये डी बेके 1 है। अगर सिर्फ अयोटा इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ये डी बेके 2 है। अगर ये इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व है, ये डी बेके 3 है, ठीक है। अब ये है, अब इन दोनों को टाइप ए कहेंगे और इसको टाइप बी, ठीक है। ये आपने देख लिया, दोबारा देख लिया इसको 1 मिनट के लिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैं इसको आगे देख यहाँ पे, तो स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन और डी बेके, डी बेके में 1 2 और इसमें टाइप ए और 3 में टाइप बी, ठीक है। डी बेके एंड स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन दोबारा देख लें आप, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, आई थिंक होप यू विल बी अंडरस्टैंड। उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद आते हैं वस्कुलर ट्यूमर्स। अब वस्कुलर ट्यूमर में हमने देखना है हेमेंजियोमा, एंजियोसार्कोमा, कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा, ये जो मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो डाली है कहाँ से, मीडियम रॉबिन से, तो वहां से आपने देख लेना है। यहाँ पे भी अच्छा लिखा हुआ है। तो वस्कुलर ट्यूमर में हेमेंजियोमा, जो हेमेंजियोमा होगा वो क्या है, बिनाइन ट्यूमर है, एमसीक्यूज, composed of the blood vessels, okay, commonly present at the birth, during the childhood, involve the skin and the liver, हेमेंजियोमा। उसके बाद है एंजियोसार्कोमा, ये तो होगा ब्लड वेसल्स का, ठीक है। अब ब्लड वेसल की जो एंडोथीलियम का जो कार्सिनोमा है, उसको कहेंगे एंजियोसार्कोमा, क्योंकि एंडोथीलियम इन्वॉल्व होता है। एंडोथीलियम इन्वॉल्व होके आ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में चला जाएगा, इंटीमा क्रॉस करेगा तो कहीं और पे चला जाएगा, यानी कि ये मैलिग्नेंट है, एंडोथीलियल से जनरेट हो रहा है। एंजियोफाइब्रोमा हाईली एग्रेसिव है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपको वैसे भी याद हो जाएगा। उसके बाद है कपोसी सार्कोमा। कपोसी सार्कोमा क्या है, लो ग्रेड मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल एसोसिएटेड विद द ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। इसमें पर्पल पैचेस, प्लाक एंड नोड्यूल्स ऑन द स्किन। अब इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। 4 किस्म की क्लासिफिकेशन। एड्स एसोसिएटेड, जो एपिडेमिक है। उसके बाद है एड्स एसोसिएटेड, जिसको एड्स हो उसको हो सकता है ह्यूमन हर्पीज इंफेक्शन, जिसकी वजह से कपोसी सार्कोमा हो सकता है। ट्रांसप्लांट एसोसिएटेड, ट्रांसप्लांट वाले भी क्या होंगे, वो पेशेंट होंगे जो क्या होंगे, यानी कि ज्यादा प्रोन टू इन्फेक्शन होंगे, ठीक है। उसके बाद लिम्फेडिनोपैथिक अफ्रीकन पेशेंट में, और क्लासिक और क्रोनिक जैसे यूरोपियन पेशेंट में। ये आपने इंपॉर्टेंट याद कर लेने। अब हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब अगर हम क्या करेंगे, हेमेंजियोमा। अब हेमेंजियोमा क्या है, ब्लड वेसल्स का है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में हेमेंजियोमा है। अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो ब्लड ऊज आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंजियोसार्कोमा होता तो ऐसे करने से ब्लड ऊज आउट ना होता। एंजियोसार्कोमा में ब्लड ऊज आउट नहीं होगा क्योंकि वो एंडोथीलियल का कैंसर है, जबकि हेमेंजियोमा बिनाइन कैंसर है, यहाँ पे आप पुश करोगे तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द वस्कुलर ट्यूमर, ठीक है। उसके बाद ट्रू एनोरिज्म है, फॉल्स एनोरिज्म है। अब ट्रू एनोरिज्म में कोई भी एक लेयर इन्वॉल्व होगी, और फॉल्स एनोरिज्म में क्या होगी, रप्चर ऑफ द वेसल्स वॉल ऑल लेयर, इंटीमल, मीडियल और एडवेंटिशिया। अब हमने एयोर्टिक डाइसेक्शन भी कर ली, जिसमें हमने इंटीमल टेयर किया, एनोरिज्म डायलेशन भी कर ली, मस्कुलर ट्यूमर्स भी कर लिए, और पीछे हमने क्या किया, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, उसकी 3 टाइप्स की, एथीरियो, आर्टीरियोलो और मॉडर्न मीडियल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमने हाइपरटेंशन की और वस्कुलाइटिस। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द वस्कुलर पैथोलॉजी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।
Please like and subscribe our channel Medicos Fever and remember us in your prayers. Allah Hafiz.